मम्मी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी तरफ से ये प्यारा सा उपहार। रूपा ने आपके लिए अपने हाथों से जन्मदिन का केक बनाया है। सतीश ने अपनी मम्मी पूनम जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। केक देखकर पूनम जी के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उन्होंने उड़ती नज़रों से केक को देखा और फ़ोन में व्यस्त हो गई। तभी छोटे बेटे हिमांशु का फ़ोन आया। मम्मी आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आपके लिए केक भिजवाया है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। सामने बड़ा सा केक लिए लड़का खड़ा था। केक देखते ही पूनम जी का चेहरा दमकने लगा और वो खुशी से झूमने लगी। हाँ, एक तुझे ही तो पता है कि मुझे क्या पसंद है। उन्होंने हिमांशु को बहुत आशीर्वाद दिया। हिमांशु ने जिद करके वीडियो कॉल पर केक कटवाया। रूपा के हाथ से बना केक एक तरफ रखा ही रहा। ऐसा पहली बार तो नहीं हुआ है, पर अब रूपा को भी आदत हो गई थी। उसकी सास पूनम जी हमेशा ऐसा ही व्यवहार करती थी। हिमांशु के तोहफे से खुश होकर उसके द्वारा दिए गए तोहफों की उपेक्षा कर देती थी। पूनम जी के दो बेटे हैं, सतीश और हिमांशु। दोनों बेटे की हैसियत में दिन रात का अंतर था। छोटा बेटा बैंक में मैनेजर था। उसका अच्छा खासा पैकेज था। वो मम्मी पर दिल खोल कर खर्च करता था। वही बड़ा बेटा सामान्य पढ़ा लिखा एक सेठ की दुकान पर काम करता था। सतीश शुरू से ही पढ़ाई में होशियार नहीं था। कैसे भी करके उसने बीए कर लिया था और दुकान पर काम पर लग गया था। लेकिन छोटा बेटा हिमांशु पढ़ाई में होशियार और मेधावी छात्र रहा था। वो खेलकूद में भी अव्वल था। उसने कितनी ही प्रतियोगिता जीत रखी थी और वो बोलने में भी तेज था। दिमाग में भी चालाकी भरी हुई थी। अपनी बात मनवाने में वो शातिर था। पूनम जी के सामने वो अपनी मनमानी करता था। वही सतीश शुरू से सीधा रहा था। वो ज़्यादा ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं करता था। जैसा पूनम जी कह देती वैसा ही कर लेता था। कभी किसी बात पर सवाल पूछना या मना करना उसने सीखा ही नहीं था। हिमांशु तो छोटा था और उस पर वो कमाता भी बहुत था, इसलिए पूनम जी का चहेता बेटा था। सतीश की शादी रूपा से हुई थी। रूपा भी सामान्य पढ़ी लिखी पर बड़ी संस्कारी थी। वो पूनम जी की मन से सेवा करती थी, पर पूनम जी को फिर भी हमेशा शिकायत ही रहती थी। वो रूपा को ताने दिया करती थी और उसके किसी काम से कभी खुश नहीं होती थी। हिमांशु की शादी काजल से हुई थी। काजल अहंकारी और पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे पति की कमाई का और अपने पिता के पैसों का बड़ा अभिमान था। वो बात बात पर रूपा का उपहास उड़ाया करती थी। जब काजल शादी होकर आई थी तो वो रूपा की हर बात पर नज़र रखा करती थी। क्या भाभी, चाय में दूध कम क्यों डालती हो? हमारे मायके में तो दूध में ही चाय बनती है। कभी कहती कि आप फल देने में कंजूसी क्यों करती हो? हमारे मायके में तो फलों की पोटलियाँ आया करती है। पूनम जी अपनी छोटी बहू की हर बात का समर्थन किया करती थी और रूपा को वैसे ही करने को कहती जैसा कि काजल कहती थी। चुप हो जाती थी क्योंकि उसे अपने घर का खर्च चलाना था। क्योंकि हिमांशु तो बाहर नौकरी करता था। वो घर देखकर काजल को अपने पास बुलाने की व्यवस्था कर रहा था और इतने दिनों काजल को वहीं पर रहना था। काजल हर चीज़ों में नुक्स निकालती थी, पर एक पैसा हिमांशु और काजल घर खर्च में नहीं देते थे। इसलिए
रूपा अपने पति की कमाई के हिसाब से घर में खाने पीने की व्यवस्था करती थी। अपने पति के देहांत के बाद घर पूनम जी के नाम पर हो गया था। अब वो उसकी मालकिन थी, तो रूपा और सतीश को बार बार यही जताती थी कि किराए का मकान लेकर रहोगे तो पता चलेगा तुम लोगों के किराए के बहुत पैसे बचते हैं, इसलिए उन्हीं पैसों से मुझे अच्छा खिलाया करो, ज़्यादा कंजूसी मत किया करो। रूपा कड़वा घूंट पीकर रह जाती थी। आखिर उसके पति की कमाई पूनम जी से छुपी हुई नहीं थी। पूनम जी हर मामले में अपने छोटे बेटे का पक्ष लिया करती थी। ये बात अलग है कि उनका बेटा हिमांशु उन्हें कभी अपने पास आने को नहीं कहता था। हिमांशु और काजल दूसरे शहर में रहने लगे थे, जो दीपावली और अन्य त्योहारों पर आया करते थे। दीपावली पर हिमांशु और काजल आते तो थे, पर काजल घर का एक काम ना करती और हिमांशु बाजार का एक काम ना करता। दोनों जने पूनम जी के लिए बस अच्छे और महंगे तोहफे ले आते। वो उन्हीं को देखकर खुश हो जाया करती थी। कभी साड़ी तो कभी शॉल, कभी पर्स तो कभी चादर। हर आने जाने वाले से हिमांशु के दिए तोहफे की तारीफ करती थी और बहू काजल का गुणगान करती थी। रूपा और सतीश तो कभी कुछ नहीं देते हैं, हल्की साड़ी देकर टाल दिया करते हैं। मेरे छोटे बेटे बहू ही मेरा ख्याल रखते हैं, सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों से गुणगान करती रहती थी। दीपावली के दिन उन्होंने काजल को अपने खानदानी जेवर पहनने को दिए थे, जिसे पाकर काजल बहुत खुश हो रही थी। उसने अपनी जेठानी रूपा को कहा, देखो मम्मी जी मुझे कितना प्यार करती है, आपको तो आज तक कुछ भी नहीं दिया है। भाभी आप जो सेवा करती हैं उसका कोई मोल नहीं है। इस दुनिया में बस पैसों का मोल है। पैसे के बल पर किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। ये सुनकर रूपा भी कहती है, काजल तुम्हें गलतफहमी है, पैसे के बल पर नहीं बल्कि प्यार और सेवा से किसी का भी दिल जीता जा सकता है। ये तोहफे इंसान को खुश नहीं रखते, सभी को अपनों का साथ और अपनापन चाहिए। एक दिन पूनम जी बाथरूम में नहाते वक्त फिसल गई। उनको रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोट आई थी। एकदम से वो बिस्तर पर आ गई। ये देखकर रूपा बहुत दुखी हुई। उसकी चलती फिरती सास बिस्तर पर आ गई। अपनी मम्मी को बिस्तर पर देखकर हिमांशु ने ऑफिस के काम का बहाना बनाया और जाने की तैयारी करने लगा। तभी पूनम जी ने उसे टोका, तू तो रविवार को जाने वाला था, आज तो शुक्रवार ही हुआ है, 2 दिन और रुक जा। मम्मी मैं रुक जाता, पर अचानक ऑफिस से फ़ोन आ गया है और मुझे जाना पड़ेगा। ये झूठ बोलकर हिमांशु काजल को लेकर निकल गया। अगले दिन डॉक्टर ने हिदायत दी कि उन्हें बिस्तर से उठने भी नहीं देना है। इनके सारे काम बिस्तर पर ही होने चाहिए। अब इस उम्र में हड्डी ठीक होने में समय लगता है, इसलिए ज़रा सी भी लापरवाही ना बरतें। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। बस किसी भी तरह से मम्मी ठीक हो जाए। आप समय पर इनका इलाज करने आते रहिएगा। और ये रही आपकी फ़ीस। ये कहकर सतीश ने फ़ीस हाथ में रख दी। डॉक्टर साहब हम मम्मी की जी भर के सेवा करेंगे। पूनम जी सब सुन रही थी। उन्हें बहुत दर्द हो रहा था। रात भर वो बिस्तर पर कहराती रहती थी। एक दिन रूपा और सतीश ने अपना बिस्तर पूनम जी के ही कमरे में लगा लिया।
ये देखकर उन्होंने कहा कि बेटा तू यहाँ कैसे सो सकता है। मम्मी जी, रात को आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम बंद कमरे में आपकी आवाज़ सुन नहीं पाएंगे, इसलिए हम यहीं पर सोएंगे। जब माँ बच्चे को बीमारी में अकेला नहीं छोड़ती है तो हम बच्चे आपको बीमारी में अकेला कैसे छोड़ दें। अपनी बहू रूपा के मुंह से ये सुनकर पूनम जी शर्मिंदा हो गई। उन्हें अपने द्वारा किया गया गलत व्यवहार याद आने लगा। आज रूपा और सतीश उनकी कितनी सेवा कर रहे हैं। सतीश कैसे भी करके उनका इलाज करवा रहा है। हिमांशु तो बस फ़ोन पर समाचार ले लेता था। पहले तो शनिवार और रविवार को भी उसने मिलने आ जाया करता था, पर अब तो ऑफिस के काम का बहाना देकर कन्नी काटने लगा था। आज रूपा और सतीश की सेवा से पूनम जी धीरे धीरे अच्छी हो रही थी। उन्होंने एक दिन हिमांशु को फ़ोन लगाकर कहा कि बेटा मैं तुम लोगों के पास आकर रहना चाहती हूँ। तू मुझे मिलने आया भी नहीं। जैसे ही तेरे ऑफिस का काम ख़त्म हो जाएगा तू मुझे लेने आ जाना। अब मैं वहीं पर रहना चाहती हूँ। शहर में मेरा इलाज अच्छे से हो जाएगा। और तू और काजल तो मुझको कितना प्यार करते हो। हाँ मम्मी, क्यों नहीं, पर अभी मुझे ऑफिस के काम से टूर पर जाना है तो वहाँ से आते ही मैं आ जाऊँगा। यह कहकर हिमांशु ने फ़ोन रख दिया। तभी काजल कहती है, अच्छा हुआ जो आपने मना कर दिया। तोहफे देना आसान है पर बिस्तर पर उनकी सेवा करना कितना मुश्किल है। ये तोहफे तो मुझे मायके से मिलते हैं, जो पसंद नहीं आते हैं मैं वो आपकी मम्मी को दे आती थी, वरना इतने महंगे तोहफे लेने की उनकी हैसियत ही नहीं है। तुम्हें जाना हो तो जाओ, मैं तुम्हारी मम्मी से मिलने नहीं जाऊंगी। वैसे भी वो सब कुछ बेड पर ही करती है। पता नहीं भैया भाभी कैसे उस बदबूदार कमरे में सो जाते हैं। हिमांशु भी कुछ नहीं बोला और लैपटॉप अपने काम पर लग गया। थोड़ी देर बाद उसके दिमाग में ख्याल आया कि मम्मी को कोई तोहफा भेज देता हूँ, मम्मी खुश हो जाएगी। वो ऑनलाइन तोहफा भिजवा देता है। इधर पूनम जी की तबीयत में सुधार होने लगता है, पर वो पूरी तरह से ठीक नहीं होती है। अभी भी बिस्तर पर लेटी रहती थी। रूपा खुद उनकी सेवा करती थी। पूनम जी को समय से नहलाती थी, उनके कपड़े बदलती थी, सिर के बालों की मालिश करके चोटी बनाती थी, उन्हें रामायण और गीता के पाठ पढ़कर सुनाती थी, समय पर चाय नाश्ता खाना और दवाई भी देती थी। दिन भर उन्हीं के साथ में रहती थी। पूनम जी को भी अब महसूस होने लगा था कि छोटा बेटा और बहू तो बस सुख के साथी हैं, जो महंगे तोहफे देकर उनके मन में लालच पैदा करते थे। वो भी उनके झांसे में आकर अपने ही बड़े बेटे बहू को गलत ठहराने लगी थी। माता पिता को तो बच्चों का साथ चाहिए, अपनापन चाहिए। दुख की घड़ी में बच्चे साथ दे और सेवा करे, यही तो सच्चा और असली सुख है। आज हिमांशु के दिए हुए महंगे उपहार रखे हुए हैं, किसी भी काम के नहीं हैं, पर रूपा और सतीश के सेवा भाव के कारण भी ही वो जिंदगी जी पा रही है। पूनम जी अपने किए गए बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदा थी। उन्होंने फ़ोन करके हिमांशु और काजल को बुलाया। मुझे तुम लोगों का तोहफा नहीं चाहिए, ये तुम अपने साथ ही वापस ले जाना। जायदाद के बंटवारे के नाम से दोनों दूसरे दिन ही सुबह आ गए। पूनम जी समझ गई थी कि दोनों के मन में पैसे का भारी लालच है,
तभी तो जो बेटे बहू एक बार भी तबीयत पूछने नहीं आए, वो ही बेटे बहू जायदाद के लालच में खींचे चले आए और अपना हक भी जताने लगे। पूनम जी ने रूपा और सतीश को भी बुलाया और कहा कि मैं अपनी जायदाद का बंटवारा करना चाह रही थी, तुम दोनों इधर आकर बैठो। मम्मी जी, आप जैसा उचित समझो कर दो, मुझे आपके लिए खाना बनाना है। दवाई लेते ही आपको तुरंत खाना खाना होता है। और रूपा रसोई में चली जाती है। मम्मी, जैसी आपकी मर्जी, बाबूजी का कमाया हुआ पैसा है। और ये कहकर सतीश भी दुकान पर चला जाता है। तब पूनम जी दोनों को फटकारती है, तुम दोनों ने देखा, तुम्हारे जेठ जेठानी के मन में पैसे का बिल्कुल भी लालच नहीं है, उन्हें तो बस मेरी सेवा ही करनी है। मम्मी, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ, काजल ने देते हुए कहा। काजल, अब मुझे समझ में आ गया है, ये तोहफे मुझे खुशी नहीं दे सकते हैं। जब मुझे अपने बेटे और बहू से सेवा और पैसे की उम्मीद थी तब तो तुमने मना कर दिया। तुम 2 दिन भी ना मुझे रख सकी और ना ही मेरी सेवा की। अब इस जायदाद पर तुम दोनों का तो कोई हक ही नहीं बनता है। जब मुझे तुम लोगों की ज़रूरत थी तब तो तुम आए नहीं और जायदाद के नाम पर एक फ़ोन करते ही आ गए हो। मैं अपनी समस्त दौलत, घर मकान बड़े बेटे सतीश और रूपा के नाम कर रही हूँ। ये ख़ानदानी जेवर भी नहीं बटेंगे, उसे ही ये ख़ानदानी जेवर पहनने का हक है जिसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया हो। पहले मैं लालची थी पर अब मेरी आंखें खुल गई है। बड़ों को बच्चों से आदर सम्मान और प्यार ही चाहिए, बाकी ज़िंदगी गुजर जाती है। उन्होंने सतीश और रूपा को बुलाया, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और हिमांशु और काजल को घर से जाने को कहा। जिस दिन तुम दोनों दिल में मेरा सम्मान करने लग जाओगे उस दिन घर ज़रूर आना, मैं खुद तुम्हें प्यार दूंगी। लेकिन अगर तुम्हारे मन में ये आया कि हम तोहफा देकर मम्मी को खरीद लेंगे, उस दिन मेरे घर के और दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। काजल और हिमांशु मुंह लटकाकर चले जाते हैं। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।